हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बीएड के लेसन प्लान कि बीएड जब हम करते हैं या फिर जो बच्चे कर रहे हैं वो लेसन प्लान अपने कैसे बनाते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम वही सीखने वाले हैं। और आज जो हम प्लान सीखने वाले हैं वो है हमारा पद पाठ योजना का। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है पद पाठ योजना, है ना। पद पाठ योजना के हम बीएड करते हैं, इसमें अपने अगर हम हिंदी के प्लान बनाने पद पाठ के तो कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमें करना क्या है, हम सबसे पहले विद्यालय का नाम, जिस स्कूल के लिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, हमें यहाँ पर उस स्कूल का नाम लिखना है, जिस भी स्कूल में आप जिस स्कूल के आप पढ़ा रहे हैं। फिर है आपकी क्लास, आपकी कक्षा। तो मेरा ये जो प्लान है वो है 10वीं क्लास का, तो मैंने यहाँ पे 10वीं क्लास लिख दिया है। फिर मेरा जो विषय है वो है हिंदी का है, और जो मेरी पुस्तक है, जिस पुस्तक से मैंने बनाया है वो है हिंदी की एनसीईआरटी की बुक क्षितिज, इसका भाग 2 है ये। और जो मेरा प्रकरण है वो है सूरदास के पद। अब इसमें क्या करना है, हमें इधर दिनांक लिखना है, डेट आप किस दिन पढ़ाने वाले हैं, आपका वर्ग जो क्लास का सेक्शन होता है वो आएगा, वर्ग यहाँ पे सेक्शन ए बी सी जो भी है। फिर है कालांश, क्या किस पीरियड में पढ़ाने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस पीरियड में आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और इस प्लान की अवधि होती है 40 मिनट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। इस प्लान को पढ़ाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसका जो पहला उद्देश्य वो ये होगा कि पद में निहित भावों को समझना तथा रसास्वादन करना, कि हम जो पद पढ़ने वाले हैं उसका भाव क्या, उसको समझना, उसको जानना हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य होता है। उसके बाद है छात्रों में साहित्य का सृजन करने की क्षमता को विकसित करना, कि जो स्टूडेंट है जो हमारा साहित्य को समझ सके, उसको अच्छे समझ के उसके प्रति उनका रुझान लाना छात्रों का साहित्य के प्रति। उसके बाद है विद्यार्थियों को पुस्तकों में निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कराना, जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारा ज्ञान का स्रोत है, उस स्रोत से, उन पुस्तकों से ज्ञान को ऑब्जर्व करना, जो पुस्तकों में इतना सारा ज्ञान है, भंडार है, उस भंडार को अपने मस्तिष्क में, उस ज्ञान को समझना और जानना। उसके बाद जो हमारा अगला उद्देश्य वो है उचित हाव भाव आरोप अवरोप के साथ वाचन कला में निपुणता लाना। जो बच्चे हैं कविता को, पद को कैसे पढ़ रहे हैं, उनको जो पढ़ने का सही तरीका क्या है, कहाँ हमें बहुत ऊंचा शब्द बोलना है, कहाँ हमें हल्का बोलना है, कहाँ हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए, कहाँ हमारी स्पीड बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो किसी भी पद को, किसी भी कविता को बिल्कुल उसके हाव भाव के साथ सही तरीके से पढ़ना, बच्चों में सिखाना हमारा ये भी उद्देश्य है। उसके बाद है समाज हितकारी आचरण करने की प्रवृत्ति का विकास करना, कि जो हमारे स्टूडेंट है वो हमारे समाज में ऐसा व्यवहार करे जो समाज के लिए सही हो, जो हमारे लिए उपयोगी, जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारा देश है उसके लिए बहुत ही उपयोगी हो, यानी कि जो हमारा व्यवहार है वो भी समाज के अनुरूप ही होना चाहिए। इसके बाद है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट मतलब कि स्पेशल उद्देश्य के इस पाठ को पढ़ाने का ना, हमारा खास उद्देश्य के इस पाठ के प्रति। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है छात्रों को सूरदास के श्री कृष्ण के प्रेम की जानकारी देना। जो श्री कृष्ण भगवान थे, सूरदास जी के मन में उनके प्रति कितना प्रेम था, उस प्रेम को छात्रों को बताना। और उसके बाद है छात्रों में ईश्वर प्रेम व भक्ति भावना को उत्पन्न करना, कि बच्चों के अंदर भी ईश्वर के प्रति भक्ति, उनकी भाव उसको जगाना, ताकि जो स्टूडेंट है वो भी ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा भाव रखें। इसकी सहायक सामग्री होगी सूरदास जी का एक चार्ट मैंने लगाया नहीं, लेकिन आपको जो अपने हेल्प करने के, ताकि बच्चे चार्ट को समझ के सूरदास कौन है, उनको बताने के लिए कि सूरदास किस व्यक्ति का नाम था, वो कैसे दिखते, ताकि बच्चे उसको पहचान सके। यहाँ पर सहायक सामग्री होगी, उसमें एक चार्ट भी आएगा जो कि आपको बनाना होता है। उसके बाद है हमारी आवश्यक सामग्री, यानी ऐसे सामान जिसके बिना पढ़ाना या समझाना मुश्किल होता है, वो कहलाता है चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट होता है ऐसा रोलिंग बोर्ड जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, उसमें कुछ में होमवर्क लिखना है, कुछ बोर्ड बनाना है, तो जब हमारा काम हो जाता है तो उसको लेके आना जाना है, कि स्कूल लेके जाना है, घर ले जाना है, तो हम उसको फोल्ड करके, रोल करके अपने पास आराम से लेके आना जाना कर सकते हैं। वो होता है लपेट, या इसको लपेट के रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा पूर्व ज्ञान, कि छात्र सूरदास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी सूरदास कौन था, उनके वो कैसे थे, उनके जो उनकी रचना किस प्रकार थी, तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल उसकी नॉर्मल जानकारी है। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
हमें प्रस्तावना प्रश्न में क्या करना होता है, हमने क्वेश्चन पूछा बच्चों से, तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस हिसाब से होने चाहिए कि जो हमारा टॉपिक है वो स्वतः अपने आप ही निकल के बाहर आए। हमें उस वर्ड्स को, उस टॉपिक को बताना नहीं है, हमें इस हिसाब से क्वेश्चन पूछने के जो आंसर ग्रुप में हमारा टॉपिक स्वयं बाहर आ जाए, और साथ ही साथ हमने जो प्रश्न पूछा और बच्चों ने उसका जो जवाब दिया है, तो उसी जवाब से हमारा अगला प्रश्न जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि हमने क्वेश्चन पूछा, फिर बच्चों ने उसका जवाब दिया, तो उसी जवाब से हमें अपना नया क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। ये है हमारे प्रस्तावना प्रश्न और ये है संभावित उत्तर। संभावित उत्तर इसलिए क्योंकि हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा उसका एकदम परफेक्ट आंसर दे, हम सिर्फ संभावना करते हैं ना कि बच्चे जो है ये भी उत्तर हो सकते हैं। हमने जो क्वेश्चन पूछा उससे जुड़े कुछ आंसर बच्चे अपने आप ही दे देते हैं। जिससे हमारा पहला प्रश्न है, धरती पर मानव रूप में जन्म लेने वाले भगवान कौन से हैं, नाम बताइए। कैसे? ऐसे भगवान जिन्होंने इस धरती पर, पृथ्वी पर भगवान के रूप में जन्म लिया है। तो किस किस ने जन्म लिया है? भगवान श्री राम ने और श्री कृष्ण जी ने धरती पर जन्म लिया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ईसा मसीह भी कह सकते हैं ना, उनकी पूजा होती है, उनको लोग भगवान मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा संभावित उत्तर, लेकिन हमारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि वो अपने आप हमारे आंसर तक, हमारे टॉपिक तक पहुंच जाए। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 2, श्री कृष्ण किसको मार, हमारा देखिए आंसर क्या था, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण। तो हमने क्या कि श्री कृष्ण से अपना अगला प्रश्न बना दिया कि श्री कृष्ण किसको मारने के कारण जाने जाते हैं। श्री कृष्ण ने किसको मारा था जिसके कारण वो जाने जाते हैं। अब बच्चों ने क्या जवाब दिया उसका, श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए जाने जाते हैं। कुछ कृष्ण जी को तो कंस को तो मार, लेकिन कंस के अलावा बहुत से राक्षस थे जिन्हें श्री कृष्ण जी ने मारा था। तो सबसे ज्यादा जिसको मारने के पीछे कृष्ण जी का नाम जो है दुनिया पूजती है, जिनकी पूजा करती है, किस कारण, वो है कंस को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने कंस को मारकर अपने माता पिता को उनकी गुलामी से आजाद कराया था। इसके बाद अगला प्रश्न, अब यहाँ लिखा था कंस को मारने के लिए, हमने अगला प्रश्न बना दिया कंस को मारने के लिए वे कहाँ गए थे। अब कंस को मारने के लिए वे मथुरा गए थे। हमारा अगला प्रश्न बन गया मथुरा से श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए संदेश किसके द्वारा भिजवाया था। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे कंस के बुलाने पर, तो कृष्ण ने अपना संदेश भिजवाया था, वो किसके साथ भिजवाया था, तो कृष्ण ने गोपियों के लिए संदेश उद्धव के द्वारा भिजवाया था, है ना, ये हमारा आंसर है। अब इसको हमने आगे पढ़ाया, कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में पूजने वाले उस भक्त का नाम बताइए जो जन्मांध थे, किंतु उन्होंने उद्धव व गोपियों की बातचीत को बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बना कि कृष्ण को ईश्वर के रूप में पूजने वाले ऐसे भक्त का नाम बताइए जो जन्मांध थे, जो जन्म से अंध थे, लेकिन उन्होंने उद्धव और गोपियों की जो बातचीत उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया, मतलब ऐसा वर्णन जो हमारे मन को छू जाता है। तो उसका आंसर क्या हुआ, जन्मांध होते हुए भी उद्धव और गोपियों की बातचीत का मार्मिक वर्णन करने वाले कवि हैं सूरदास। जन्मांध यानी जन्म से अंधे थे, बिना देखे उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का इतना अच्छा वर्णन किया, इतना अच्छा उसको शब्दों में पिरोया है जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। तो हमारा जो टॉपिक है सूरदास, वो अपने आप ही निकल कर आ गया। अब हमारा है यहाँ पर उद्देश्य कथन। आज हम सब सूरदास के पद का रसास्वादन व अध्ययन करेंगे। हमारा जो टॉपिक था वो है सूरदास के पद, है ना, ये सूरदास हमारा अपने आप निकल कर आ गया। अब हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रथम अन्विति है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरा पद या पूरी कविता नहीं लिखते, उसका पहला अक्षर एक दो अक्षर लिख के फिर डैश 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 करके जो अंतिम शब्द होता है ना वो यहाँ पे लिख देते हैं। और फिर द्वितीय अन्विति में भी ऐसे ही है ना, पहला शब्द लिखा फिर अंतिम शब्द लिख दिया। अब हमने जो प्लान के अंदर शिक्षण विधि का प्रयोग किया है वो है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, कथन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। अब आते हैं हमारे बिल्कुल मुख्य प्लान के मुख्य बिंदुओं पर। इसमें आता है पहला शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। छात्र छात्रा क्रिया यानी जो स्टूडेंट है उनकी जो क्रिया होगी वो क्या है, वो यहाँ पर हमें लिखनी है। छात्रा क्रिया के अंदर जो टीचर है वो जो कर रही है वो यहाँ पर आएगा। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बच्चों को पढ़ाने के हम क्या कल्पना करते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को उससे क्या परिवर्तन होगा, बच्चों में क्या परिवर्तन आएगा, बच्चों में क्या थोड़ा सा बदलाव होगा, वो क्या वो सीख जाएंगे, वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। और हमारा पहला आदर्श वाचन हो जाएगा ना। तो इसमें क्या आएगा, आदर्श वाचन, श्रवण क्षमता का विकास, यानी कि जब हम बोल रहे, बच्चे सुन रहे हैं तो उनकी जो सुनने की क्षमता है वो बढ़ रही है, उनका विकास हो रहा है। छात्रा अध्यापिका क्रिया यानी टीचर्स एक्टिविटी में देखिए क्या आता है,
छात्रा अध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ उचित लय, गति एवं भावानुसार के साथ कविता का वाचन किया जाएगा। यानी जो टीचर है वो उचित लय के साथ बिल्कुल ऐसे कविता को पढ़े, ऐसे पद को पढ़े कि उसे पता है कि हमें किस शब्द को बहुत ऊंचा बोलना है, किसको बहुत नीचा बोलना है ना। बिल्कुल ऐसे पढ़ने का होता है कि हम जो उस पद को पढ़ उसका भाव जो है बच्चे उसको समझ के और सुनने में भी हमें बहुत ही अच्छा लगे, हमें लगे कि नहीं भाई जो पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छा, जिसको नहीं भी सुने को मैंने वो भी सुने क्योंकि इतना अच्छा पढ़ा जा रहा है। तो जब टीचर इतना अच्छा पढ़ेगा तो बच्चे क्या करेंगे, सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब हमारे यहाँ पे है पद सूरदास पे, हमने श्याम पद पर लिख देते हैं पद यानी सूरदास के पद, यहाँ पर है आप सूरदास के पद भी लिख सकते हैं, सूरदास के पद। इसके बाद आता है हमारा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन यानी बच्चे जो हमें देख देख कर क्या बोल रहे हैं ये वो है। इसमें आएगा सस्वर वाचन की क्षमता का विकास, यानी हमने जो बोला बच्चे उसको रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे, आवाज आ रही, तो ये हो जाता है सस्वर वाचन। इसके बाद है छात्रा अध्यापिका द्वारा 2 या 3 छात्रों से पद खंड का वाचन करवाया जाएगा। एक बार टीचर ने पहले करा, उसके बाद एक बच्चे से, 2 बच्चे से, 3 बच्चों से ना उसको पढ़वाएंगी। पढ़वाने से क्या होता है, जो बाकी बच्चे हैं उनके अंदर ही अपने आप ही आता है कि अरे वो पढ़ रहा तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। उनके अंदर पढ़ने की भावना बढ़ती है कि वो बच्चा क्लास में पढ़ सकता है, मैं भी क्यों ना पढ़ूँ। और दूसरा क्या होता है, जब एक ही चीज को हम बार बार 2 बार 3 बार सुनते हैं तो वो हम आसानी से याद भी हो जाता है, उसका भाव है वो हमें समझ में भी आ जाता है। एक बार टीचर ने पढ़ा, 2-3 बच्चे पढ़ रहे तो 3 बार 4 बार हो गया, तो आसानी से बच्चों को समझ में भी आता है, बहुत अच्छा भी लगता है सुनने में। फिर यहाँ है 2 या 3 छात्र पद खंड का वाचन करेंगे। इसके बाद आता है शब्दार्थ। शब्द कोश में वृद्धि, यानी कि जब शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं तो क्या होता है, बच्चे जो शब्दों के अर्थ जानते हैं, उनकी जो डिक्शनरी उनके दिमाग में कि शब्दों का उनके कितने शब्दों का अर्थ पता है वो बढ़ जाता है, शब्द और बढ़ जाते हैं जिनका उन्हें अर्थ पता होता है। छात्रा अध्यापिका द्वारा पद खंड में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे। जो भी हमने अभी पाठ पढ़ा उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ नहीं पता बच्चों को, टीचर उन शब्दों के अर्थों को बताएगी और छात्र कठिन शब्दों के अर्थ उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चे क्या करेंगे, जो सा वर्क टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, शब्दों का कठिन शब्दों को जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके जो आंसर हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, उन सारे वर्ड्स के अर्थ को शब्दों के साथ बच्चे कहाँ लिखेंगे, अपने नोटबुक में यानी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर है द्वितीय आदर्श वाचन। श्रवण एवं भाव ग्रहण क्षमता का विकास। अब बच्चे कहते हैं हमने इसको 2 बार 3 बार पढ़ा तो बच्चे कहते तो सुनते हैं और उसको जो भाव उन पंक्तियों का जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करते हैं, उससे उनके समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। छात्रा अध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ उचित लय एवं गति के साथ एक बार पुनः पदखंड का वाचन किया जाएगा। अब एक बार टीचर ने पढ़ा, फिर 2-3 बच्चों ने पढ़ा, फिर टीचर दोबारा से उस पदखंड को पढ़ती है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे पढ़ती है पढ़ने तो मन भावक लगता है और बच्चे उसका अर्थ भी अपने आप ही समझ जाते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको बोर्ड पर लिखना है, शब्द लिखना है, फिर अर्थ लिखना है, फिर शब्द, फिर अर्थ, शब्द, फिर अर्थ, शब्द, अर्थ लिखना होता है यहाँ पर ऐसे, ताकि बच्चे उसको देखकर लिख सकें। अब टीचर ने दोबारा से पढ़ दिया, फिर क्या करेंगे, सभी छात्र पद खंड का भाव ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। जो सभी बच्चे हैं क्लास में जब उसको बार बार सुन रहे हैं तो उन पंक्तियों को, उस पद का भाव क्या, उन पंक्तियों के अंदर क्या कहा गया उसको समझने का सभी बच्चे प्रयास करते हैं। अब इसका है यहाँ पर भाव कि जो हमने पदखंड पढ़ा उसका भाव क्या है। इस पदखंड में सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उधर के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे वो खुद वापस नहीं आए, उन्होंने क्या किया, उधर के साथ अपना संदेश अपनी गोपियों के लिए भिजवाया था। उधर में निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उधर का सुख संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ जाता है और गोपियां भ्रमर यानी भंवरे को के बहाने से उधर पर अनेक प्रकार से व्यंग बाण चलाती हैं। इस पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब भी लगती है, यदि उधर कभी स्नेह
के धागे में बंधे होते तो विरह वेदना को वे समझ पाते हैं। अब जब श्री कृष्ण ने उद्धव के संदेश भिजवाया गोपियों के लिए, गोपियां के पास जब उद्धव गए तो उन्हें क्या कहा, उनको कहा कि भाई हमें निर्गुण ब्रह्म को मानना चाहिए, ऐसे ब्रह्म को जिसका कोई भी आकार नहीं है ना, जो निर्गुण है, हमें ऐसे ब्रह्म को मानना चाहिए। लेकिन गोपियां कितनी सगुण की, तो श्री कृष्ण को पूछती थी, श्री कृष्ण को तो आकार दिखते थे सामने, तो गोपियों ने क्या कहा कि ना हमें आपके निर्गुण ब्रह्म में कोई भी इच्छा नहीं है, हमारे में कोई भी, हम उसको पसंद नहीं करते, हमारे लिए जो हमारा प्रेम आ गया, हमारे लिए प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं, हम उसी को मानते और पूजते हैं। तो इसीलिए उनको जो उद्धव था उनका संदेश पसंद भी नहीं आया। और तभी क्या हुआ, वहां पे जो भवरा जो जो फूलों का रस चूसा वो आ गया, और गोपियों ने क्या किया, उस भवरे के माध्यम से उधर पर बहुत से ताने कसे कि भाई आप जो है हमारी विरह वेदना को बढ़ा रहे हैं। यदि आपने कभी किसी को प्रेम के लिए जाना होता, किसी से अपने प्रेम किया होता, तो आप समझ पाते कि हमें कितना दुख है श्री कृष्ण के जाने से। फिर ये वो शब्दार्थ है जो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने होते हैं, है ना, शब्द और अर्थ। जिससे इसमें है शब्द बड़भागी, जिसका मतलब होता है भाग्यवान, बड़भागी ने बड़ा भाग्य, अपरस यानी नीरस, तागा यानी धागा, दागी यानी दाग जिसपे कोई निशान हो, माँ में मेघ, पाँव यानी पैर, बोरियो मतलब होता है डुबोया, परागी यानी मुग्ध होना, आधार यानी आधार, आवन आगमन, बिथा व्यथा, प्रतिनिधि नदी, प्रेम की नदी, पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता, और बिहनी यानी वियोग में जीने वाली। तो ये क्या है, शब्दार्थ है। अब इसके बाद आता है हमारा भाव परीक्षा प्रश्न। हमने जो बच्चों को अपना पद अपनी किताब एक बार पढ़ के सुनाया, फिर बच्चों से उसको शब्द बताया, उनको कठिन शब्द बताया, बच्चों ने उसको लिखा, फिर 2-3 बच्चों ने पढ़ा, फिर से हमने पढ़ के सुनाया। तो बच्चों ने जब इसको 2 बार 3 बार 4 बार सुना, अच्छे से ध्यान से सुन लिया, उनके शब्द कठिन जो डिफिकल्ट पड़ते उसको नोट भी कर लिया, उनके अर्थ को समझ भी गए, तो उस भाव से कि बच्चे कितना समझ पाए, उस भाव से हम 2-3 कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते हैं बच्चों से। इस समय ये पता चल जाता है कि बच्चे हमारी बात को, उस पद का अर्थ जो है कितना समझ पाए हैं। तो ये आएगा भाव परीक्षा प्रश्न, और यहाँ पर आ जाएगा भाव समझने की क्षमता का विकास। ये किसमें आएगा, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंदर आएगा। फिर यहाँ पर टीचर्स एक्टिविटी में श्री कृष्ण कहाँ गए थे, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, मथुरा गए थे। और यही आंसर में ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है, श्यामपट्ट कार्य में भी आपको यही लिखना है। मथुरा से संदेश कौन लाया, कौन लाया था, उद्धव लाया था, ये मैं बोर्ड पे भी लिख दिया। फिर गोपियां किस मार्ग को पसंद करती हैं, प्रेम मार्ग को। फिर हमें आंसर बोर्ड पे भी लिख दिया। यहाँ पे बच्चे मुंह से बोल रहे हैं और यहाँ पर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। इसके बाद आती है द्वितीय विधि। जो हमारा प्लान है वो काफी बड़ा हो जाता है, पद को पढ़ना समझना काफी बड़ा होता है, तो उसे हम 2 भाग में पढ़ाते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ाना आसान हो और बच्चों के लिए समझना भी आसान हो जाए। तो जिसमें शिक्षण बिंदु है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, छात्राध्यापिका क्रिया है यहाँ पर, और छात्र छात्र क्रिया यानी स्टूडेंट एक्टिविटी, और श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। सेम है यहाँ पर भी, आदर्श वाचन, श्रवण क्षमता का विकास, छात्राध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ उचित लय गति भाव अनुसार कविता का वाचन किया जाएगा। जो दूसरा पाठ हम पढ़ा वही बिल्कुल ध्यान से अच्छे से लय के साथ उसको पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उस पद को, उस कविता का भाव समझ सकें। सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जाहिर सी बात है, जब टीचर पढ़ा रहे तो बच्चे क्या करेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। पद है यहाँ पे हम लिख दिया। फिर अनुकरण वाचन, स्वर वाचन की क्षमता यानी बच्चों को मुंह से बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास कराना। छात्राध्यापिका द्वारा 2 या 3 छात्रों से पद खंड का वाचन कराया जाएगा। जो टीचर ने पढ़ा एक बार, फिर 2-3 बच्चे उसको पढ़ते हैं। पढ़ने से क्या होता है, बच्चों को पढ़ने की भावना होती है, बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं और बाकी बच्चे सुन सुनकर समझने का प्रयास भी करते हैं। 2 या 3 छात्र पद खंड का वाचन करेंगे, है ना, 2-3 बच्चे पढ़ेंगे। फिर है शब्दार्थ यानी शब्दकोश में वृद्धि। जो बच्चे हैं डिफिकल्ट वर्ड को सुनेंगे समझेंगे, जब वो डिफिकल्ट वर्ड्स को समझ जाएंगे तभी तो हर शब्द का वो अर्थ जानेंगे, और जो पद का भाव है, कविता का जो भाव है, उसको उन्हें समझने में आसानी होगी। फिर छात्राध्यापिका द्वारा पद खंड में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे। जो भी डिफिकल्ट वर्ड है टीचर उनका अर्थ बताएगी, मीनिंग समझाएगी बच्चों को, और छात्र कठिन शब्दों के उत्तर अर्थ के उत्तरार्थ उत्तर पुस्तिका में लिखें। जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो टीचर यहाँ बोर्ड पे लिख रहे शब्द अर्थ लिख रही है, उसको क्या करें, बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर है द्वितीय आदर्श वाचन, श्रवण एवं भाव ग्रहण की क्षमता, कि बच्चे सुन के उसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। छात्राध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ उचित लय एवं गति के साथ एक बार पुनः कविता का वाचन किया जाएगा। टीचर ने एक बार पढ़ा, फिर उसके बच्चों ने 2-3 बार पढ़ा, उसको सारे डिफिकल्ट वर्ड लिखा, फिर से दोबारा टीचर पढ़ती ध्यान से, ताकि जब बच्चे सारे डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग समझ गए हैं तो समझने के बाद जब हम दोबारा से कविता को पढ़ते, बच्चे सुनकर बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझ जाते हैं।
छात्र कविता का भाव ग्रहण करने का प्रयास करें। जब हम 3 बार 4 बार कविता को पढ़ते हैं, हमें हर एक डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग पता है, तो क्या करते हैं, उसका जो भाव है हम समझ जाते हैं और आसानी से हमें समझ में आ भी जाता है। अब ये वो डिफिकल्ट वर्ड है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। हुति मतलब थी, जितही ते, जहां से, उत उधर, धार धैर्य, मर्यादा यानी मर्यादा, न लही यानी नहीं रहती, जकरी रटती रहती हैं, सु मतलब वह, व्याधि मतलब रोग, करी मतलब भोगा, तन्ही मतलब उनको, फिर मतलब फिर से यानी दोबारा से, और अनिति मतलब होता है अन्याय। ये सारे डिफिकल्ट वर्ड है जो टीचर उनको इस पार्ट से, इस पद का जो डिफिकल्ट वर्ड है वो ये है जो टीचर बच्चों को पता है। और सारे शब्द उसमें कहाँ लिखे, ब्लैक बोर्ड पर लिखे, ताकि बच्चे से अपनी नोटबुक में नोट कर सके। अब इसके बाद आता है भाव स्पष्टीकरण। भाव स्पष्टीकरण हमारा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 5 से 6 लाइन, 5 लाइन 6 लाइन के अंदर जो भाव का हमें लिखकर बच्चों को बताना होता है। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बताया कि गोपियां उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। वे उद्धव को ताना मारते हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोकप्रियता व लोक धर्मिता को दर्शाता है। यहाँ पे गोपियों ने क्या कहा कि सूरदास जो है वो राजनीति उनको सीखी, तब राजनीति सीखी इसीलिए कृष्ण की हमारे सामने जो है, ताकि हम कृष्ण की जो भक्ति उसको भूल जाए, हमारे सामने ऐसी बातों को रखनी है। तो कृष्ण को कहते हैं, उद्धव को क्या कहती है कि भाई अब जो है आपने राजनीति पढ़ ली है ना, तो अब आप हमें हमारे जो प्रेम मार्ग उसे भूलने का हमें उससे भूलने का जो हमें ना बताइए, ना उसके बारे में हमसे भूल, हमें ऐसा कुछ भी मत कहिए। आपको जो है अपने धर्म, अपनी राजनीति को ही आगे रखना चाहिए। आपको क्यों, आपको उसके हिसाब से हम काम करना है। और ये क्या कि ये सूरदास द्वारा ऐसा कहा गया कि जो उद्धव था वो राजनीति से जुड़ा हुआ था, महलों से रहता था, तो उसको राजनीति के लिए गोपिन द्वार से कहा गया कि अब अपनी राजनीति को संभाले और हम जिस प्रेम मार्ग में है हमें उसी प्रेम मार्ग में रहने दीजिए। इसके बाद आता है आपका भाव परीक्षा प्रश्न। हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, जो दूसरा हमने पद पढ़ा है उसका भाव। फिर भाव समझने की क्षमता का विकास, जो बच्चों ने, टीचर ने पढ़ा, कठिन शब्द अर्थ बताया, फिर 3-4 बच्चों ने पढ़ा, फिर से टीचर ने पढ़ा। तो बच्चे जब एक ही चीज को 4 बार 3 बार पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं, तो बच्चे कितना अच्छे समझ पाए, उसी को जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं। सूरदास के आराध्य कौन है? तो बच्चों ने क्या कहा, श्री कृष्ण। तो बच्चे जो आंसर दे रहे हैं, यहाँ बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन हमें इसी आंसर को कहाँ लिखना है, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कृष्ण मथुरा क्यों गए थे? जो कृष्ण मथुरा गए वो क्यों गए थे? तो कंस के निमंत्रण पर श्री कृष्ण मथुरा गए थे ना। क्यों गए थे? क्योंकि कंस ने भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देके बुलाया था कि आप हमारे महल में आइए, है ना, तो अपने महल के अंदर बुलाने को निमंत्रण दे, इसीलिए कृष्ण वहां गए थे क्योंकि कंस ने उनको बुलाया था। तो ये बच्चों ने उत्तर दिया और यही उत्तर हमने कहाँ लिख दिया, ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया। फिर अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण का संदेश कौन लाया था? कौन लाया था? उद्धव लाया था, और यही आंसर हमने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया। अब इसके बाद है सौंदर्य अनुभूति प्रश्न। अब आपको ध्यान क्या करना है कि हमने जो भाव परीक्षा प्रश्न पूछे हैं, ये वाले सारे हैं ना भाव परीक्षा प्रश्न, इसके तो जवाब हमने बच्चों से पूछ पूछ के बोर्ड पे लिख दिए। लेकिन ये जो सौंदर्य अनुभूति प्रश्न पूछते हैं, यानी ऐसे प्रश्न जो कविता के पद के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, इसके आंसर में बोर्ड पर नहीं लिखने होते, बच्चे स्वयं लिखते हैं। ये इसलिए ताकि हमें पता चले कि हमने जो बच्चों को पढ़ा है बच्चे से कितना समझ पाए हैं। हमें कैसे पता चलेगा? छोटा सा उनका टेस्ट भी हो जाता है ये कि उधर किसके लिए संदेश लाए, उधर किसका संदेश लाए। पहला देखिए क्वेश्चन दोनों अलग है, पहला है किसके लिए और दूसरा है किसका संदेश लाए। तो पहला का आंसर क्या होता है, गोपियों के लिए, और किसका लाए, श्री कृष्ण का। तो गोपियों ने किस पर व्यंग बाण चलाए, उधर पर चलाए। प्रेम मार्ग को कौन पसंद करता था, गोपियां पसंद करती थी। गोपियां किस वेदना में जल रही थी, विरह वेदना में। श्री कृष्ण के जाने का उनको बहुत दुख और उसी कारण में परेशान थी। उद्धव ने किसका उपदेश दिया, श्री कृष्ण का उपदेश दिया। किसका दिया, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया था। गोपियों ने उद्धव पर व्यंगपूर्ण बाण किसके सहारे चलाए थे, भवरे के सहारे, है ना। उन्होंने भवरे का सहारा लेकर उद्धव को बहुत ही ताने दिए थे। इसके बाद आता है अंतिम आदर्श वाचन। छात्रा अध्यापिका द्वारा एक बार पुनः कविता का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन किया जाएगा। सबसे पहले क्या कि जो कविता था उसको हमने उसको छोटे से एक भाग का ना, एक पैराग्राफ का हमने पढ़ा, 3-4 बच्चों ने पढ़ा। उसके बाद हमने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के उनको अर्थ लिखवाए, ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए, और लिखवाने के बाद जब बच्चे अर्थ को जान गए फिर से हमने एक बार पढ़ा,
फिर हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, बच्चों को अर्थ बताया, 3-4 बच्चों ने रीड किया, टीचर ने रीड किया, और सब कुछ करने के जब हमने बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, उनसे कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे भी दिए ना, ताकि बच्चे इन क्वेश्चन का आंसर जान सकें। उसके अंत में हमने क्या किया, फिर से एक बार पूरे के पूरे पद को अपनी कक्षा के अंदर फिर से एक बार हमने उसका वाचन किया, यानी उसको पूरा एक बार फिर से हमने पढ़ा उसको। इसके बाद आता है कक्षा कार्य। अब कक्षा कार्य ऐसा होना चाहिए कि हमें 40 मिनट की अपने पीरियड में पूरा प्लान पढ़ाना भी है, बच्चों से क्वेश्चन भी पूछने हैं, उनको डिफिकल्ट वर्ड भी लिखवाना, उनको क्लास वर्क भी देना होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो कक्षा कार्य होता है ये हम जो हमने लपेट शाम पढ़ लिया उसके ऊपर हम पहले से लिख के ले आते हैं, ताकि बच्चे उसको जल्दी से कर सके। अब ये आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, सत्य सत्य हो सकता है, सही गलत हो सकता है, खालिस्तान होते हैं, जो भी आपको आसान लगता है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कक्षा कार्य में दे सकते हैं, ताकि ऐसा हमें काम दें जो बच्चे जल्द से 2 से 3 मिनट के अंदर पूरा कर लें, क्योंकि हमें इस पूरे प्लान को पढ़ाने में समय लगता है, बच्चों को समझाना है, उनसे 2-3 बार 4 बार पढ़ाना है, खुद से पढ़ना है, बच्चों को मीनिंग लिखवाना है, तो हमें समय का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो हमने यहाँ पर एक स्थान की पूर्ति दे दी है कि गोपियों ने उधर पर डैश के बहाने व्यंग बाण चलाए। हमने यहाँ पर ऑप्शन तितली के बहाने, है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आना था भवरा। उद्धव का शुक्र डैश गोपियों को पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया, संदेश या उनकी विनती, इसका आंसर होगा संदेश, और यहाँ पर आएगा भवरा। उद्धव की योग साधना को गोपियों ने कड़वी डैश जैसा बताया। किसके बताया था, ककड़ी के जैसा। कृष्ण ने अब डैश पढ़ ली, क्या पढ़ ली है, राजनीति या कविता। क्या पढ़ा उन्होंने, कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में डैश याद दिलाया जाता, क्या दिलाया जाता याद, प्रेम धर्म या राजधर्म, है ना, क्योंकि जो उद्धव थे वो महल से आए थे, उनको महलों का उनका काम था। इसके बाद है हमारा गृह कार्य यानी होमवर्क जिसे हम कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, उद्धव द्वारा गोपियों को दिए गए संदेश व उनके वार्तालाप का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब ये जो होमवर्क है बच्चों को कहाँ से करना है, घर से करके लाना है। तो हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ताकि बच्चे हमारे जो पूरा पद था उसको अच्छे से पढ़ के सोच के समझ के उसका जवाब दे सके। तो हम थोड़ा सा बड़ा भी यहाँ पर दे सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आएगा हस्ताक्षर मार्गदर्शिका, यानी कि आपको इस प्लान के बारे में जिस टीचर ने समझाया, जिस टीचर ने बताया कि प्लान कैसे बनता है, उसके यहाँ पर सिग्नेचर आपको करवाने होते हैं। फिर है हस्ताक्षर निरीक्षक, जब आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो जो टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा है उस टीचर के यहाँ पर एक सिग्नेचर होंगे कि उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया। और यहाँ पर है हस्ताक्षर छात्रा अध्यापिका, यानी आप स्वयं जिसने प्लान ये बनाया है, तो उसके यहाँ पे खुद के अपने सिग्नेचर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने लेसन प्लान अभी पढ़ा है ना, पद पाठ योजना का सूरदास के बाद, अब आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको बनाने में लिखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखते रहिए इसी तरह आपका अपना ज्ञान अभियान। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगर आपके कोई ऐसा फ्रेंड जिसे प्लान बनाने में समझने कैसे बनाना है, कैसे बनता है, तो उसकी जो सारी परेशानियों का निदान इस प्लान में आके हो, इस क्लास में हो जाता है। तो जब आप इसे शेयर कर दें तो आपके सारे फ्रेंड्स भी जान जाएंगे कैसे बनता है, और उन्हें बनाने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं आपसे एक नए क्लास के अंदर, जिसमें हम और भी आपके लिए प्लान लेकर आएंगे। तो गुड बाय एंड टेक केयर।